Hello everyone, back to the book series, and this time I have targeted my own book, the review book of Melon Therapy by Dr. Dilip Kumar Peti. And four chapters, they are divided into the parts or episodes you call. They are already uploaded. Now let's continue with the chapter 5. I will try my best कि मैं इस book को इस month में ही complete करूँ so that I should target another book in another month, coming month. Well, let's continue with the chapter 5 or part 5. The name is the OMT evaluation. लास्ट चैप्टर वो जो हमने ओएमटी के ऊपर बेसिक चैप्टर 1 से आगाज किया था कि ओएमटी ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कॉन्सेप्ट किसका है, उसका बेसिस, उसका जो बुनियाद किसने डाला था। द कॉन्सेप्ट वाज कमिंग फ्रॉम फ्रेडी कैल्टनबॉर्न एंड ऑफजेन, ओलेफ ऑफजेन। उनके कॉन्सेप्ट से ही ये आगाज हुआ था, जिसके बेसिस पे IFOMPT, the ortho the फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी का बुनियाद पड़ा था। वो भी OMT कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही था। अब यह है कि बेसिक तो हमने पढ़ लिया, मैनुअल थेरेपी की हिस्ट्री, मैनिपुलेशन की हिस्ट्री। अब OMT इवोल्यूशन का आगाज क्या है, इसके बाद फिर टेक्निक्स कौन कौन सी है, मतलब हम पहले इवोल्यूट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो ही तो आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो टेक्निक्स हम पांचवें या छठे चैप्टर में, पांचवा चैप्टर भी इसका, छठा चैप्टर स्पाइनल मोबिलाइजेशन है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओएमटी एवोल्यूशन के उसके गोल्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो OMT evolution is basically directed toward the three goals. So there are the three goals. Number one, you have to make the physical diagnosis, and before that, you must have to evaluate thoroughly. You have to examine thoroughly. So in order to establish a physical and biomechanical diagnosis, you must have a detailed history, जो कि हमने last chapters में पढ़े थे, and then you have a thorough examination. Then you must know the indication and contraindications of the whether you are applying, जिस जहां पर आप टेक्निक को अप्लाई करने वाले हो या एग्जामिन करने वाले हो, you must know the indication and contraindications as well. There are the several manual therapy techniques for a treatment when you, just like the mobilization and manipulation जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी मेन इंडिकेशन क्या है, joint hypermobility and the mild pain. Manipulation is, however, there are the more than hundreds of the contraindications, but we have to understand them. Indications means where the treatments are indicated, कि इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो द दोज कंडीशंस आर इंडिकेटेड। और जिस जगहों पे आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड in a severe stages of osteoarthritis or osteoporosis or a fracture. So these conditions are the contraindicated for a manipulations. But mobilization and manipulation, they are the different, little bit different school of thought, no doubt. Okay. So the third is the measuring the progress. You are talking about the projected outcome या prognosis. तो आप एक measuring progress भी बनाते हो। तो ये तीन गोल हैं बेसिकली OMT एवोल्यूशन के। आगाज करते हैं फिजिकल डायग्नोसिस से। फिजिकल डायग्नोसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सोमेटिक डिसफंक्शन जो आपकी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, तो उसके अगर प्रेजेंस है किसी में, तभी तो आपके पास फिजियोथेरेपी के लिए आएगा, एंड देन यू विल प्रोसीड। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द पेशेंट्स मस्कुलोस्केलेटल साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट की जो साइन एंड सिम्टम्स है उसमें, उसमें और प्लस में जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर आप अप्लाई करते हो उसमें बड़ा फर्क है। कि जब आप एग्जामिनेशन अप्लाई करते हो तो वहां पर जो चेंज आता है उसमें और पेशेंट की साइन एंड सिम्टम में बड़ा फर्क है। Whenever you apply the treatment, it will give you result either the increment in the symptom or the decrement in the symptoms. तो ये चेंज आ जाता है। एंड देन स्किल्ड मैनुअल थेरेपिस्ट जो जो भी है, मतलब जो भी क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो फील कर सकते हैं तभी जाके, जब ये डिफरेंस फील करेंगे कि पेशेंट की सिम्टम, आपने जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया उससे क्या चेंज आ रहा है, क्या वो सिम्टम बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उसके बुनियाद पे ही आप एक फिजिकल डायग्नोसिस बना पाओगे। ठीक है। सो द फिजिकल डायग्नोसिस एज वी ऑल नो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट बेस्ड होता है, मतलब आपकी थारो एग्जामिनेशन। देयर आर द सम स्टेप्स लाइक टेकिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, देन यू असेस, देन यू इवोल्यूट, देन यू एग्जामिन थारोली, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, दीज आर द स्टेप्स जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल डायग्नोसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूटिंग अ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। आप पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को इवोल्यूट करते हो, पैल्पेट करते हो, ऑस्कल्टेट करते हो, इनडायरेक्टली फिजिकली एग्जामिन करते हो, एंड देन इन ऑर्डर टू रीच एनी डायग्नोसिस। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है, एक स्टेप की कहानी नहीं है कि आपने हिस्ट्री पूछी और डायग्नोसिस बना लिया। ये किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए भी नहीं है, नॉट ओनली दी physiotherapist, but only if you talk about the GP or other healthcare professionals, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकल practice is a physical diagnosis, so that you can easily involve the systematically gathering the information, talking about the patient's history on the basis of patient sign and symptom to reach any diagnosis. Diagnosis proper होगा तो ट्रीटमेंट आप ठीक से कर पाओगे। तो कुछ स्किल्स और टेक्निक्स दरकार होती हैं फॉर अ फिजिकल diagnosis. For instance,
General taking the history, let's suppose history taking means simply the gathering the information about the patient's medical history. पेशेंट का जो करंट स्टेटस है, करंट कंप्लेन है, पेशेंट का जो पास्ट पीएमएच पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट मेडिसिन कौन सी ले रहा है, डेमोग्राफिक डेटा वेरिंग फ्रॉम एज जेंडर टू एवरीथिंग, फैमिली हिस्ट्री, देयर आर द सेवरल कंडीशंस जो फैमिली हिस्ट्री में आती है लाइक ओबेसिटी, लाइक दैट, तो बी हाइपरटेंशन हो गया, ये आती है, तो ये हिस्ट्री लेना जरूरी है। तो प्रेजेंट कंप्लेन, चीफ कंप्लेन, एंड देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक कोई सर्जरी वगैरह या कोई और मेडिकल प्रोसीजर्स जिसने फॉलो किया हो पेशेंट को, तो ये थारो हिस्ट्री जरूरी है इन टेकिंग द हिस्ट्री टेकिंग। देन वी हैव अ जनरल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आप पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करते हो, बिना फिलहाल टच किए, पैल्पेशन की तरफ ना भी जाए, इंस्पेक्शन की तरफ जाए, तो यू जनरली ऑब्जर्व कि कोई मसल डिस्ट्रॉफी, मसल बल्क तो नहीं है, पेशेंट का गेट क्या है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन में आएगा। बिहेवियर हो गया, ठीक है, मेंटल स्टेटस हो गया, ये पेशेंट की काफी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस अफेक्ट करती हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन द जनरल ऑब्जर्वेशन। देन यू गो फॉर द वाइटल असेसमेंट एज वेल। वाइटल असेसमेंट इट मीन्स उनके जो वाइटल साइंस हैं, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गए, कोई डायबिटिक हिस्ट्री है वो हो गया, तो दिस टाइप ऑफ द, एंड देन यू फॉलो द विजुअल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, यू फॉलो द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बारे में मैं इतना बोलूंगा कि हर वो चीज जो आप एग्जामिन कर रहे हो या असेस कर रहे हो without touching the patient. When you touch the patient, it comes into the palpation. तो इंस्पेक्शन मतलब हर वो चीज, जस्ट लाइक डिफॉर्मिटी है, मसल डिस्ट्रॉफी है, मसल बल्क वेस्टेज है, मसल एट्रोफी है, हाइपरट्रॉफी है, ये चीजें आपको, कोई बोइंग ऑफ लेग्स है, बोन का शोल्डर डिसलोकेशन है, कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसी हैं जो विजुअली आप समराइज कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको टच करना पड़ता है चेक करने के लिए, लाइक टेंडरनेस है, ट्रिगर पॉइंट्स है, तो इन विच यू यूज द हैंड, दैट द फर्स्ट सेकंड स्टेप गोज टू द palpation, in which you use basically hands in order to feel the abnormality like the muscle bulk, skin texture, scars, ischemia, adhesion, edema, swelling, inflammation. These are the parts you touch. Sometimes systemic illness है, let's suppose somatic dysfunction में वो नहीं आता, लेकिन systemic illness है, so GP touch the patient's organ in order to assess or examine, in order to palpate कि pain कहाँ से आ रहा है. Like auscultation is not possible without touching the patient. So that second component would be the palpation. Then you have a percussion. परकशन मीन्स किसी को टैप करना, तो आप बॉडी सर्फेसिस को टैप करते हो, जस्ट लाइक वेन एवर पल्मोलॉजिस्ट टैप द लंग्स लोब, या फॉर आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन के लिए वो टैप करता है, तो टैपिंग, जस्ट लाइक टैपिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं, परकशन एज अ ट्रीटमेंट पार्ट भी है, हम वी डू पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट परकशन हम करते हैं, लेट सपोज, या और भी बहुत सारे चीजें जिसमें हम परकस कर सकते हैं। टैपिंग मतलब किसी चीज को टैप करना, यू कैन टैप विद द नकल्स, यू कैन टैप विद द टिप ऑफ द फिंगर्स इन ऑर्डर टू जस्ट असिस्ट, और जो भी आपका कोई अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स है, कोई एबनॉर्मलिटीज है जो आपको लगता है टैप करने से, यू कैन टैप, जस्ट लाइक एडिमा में भी तो हम टैप करते हैं इनडायरेक्टली, फिटिंग एडिमा, नॉन फिटिंग एडिमा को हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह टनल साइन है अल्लर नर्व के लिए, तो आप अल्लर नर्व रीजन पर टैप करते हो, कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए मिडिल नर्व टैपिंग होती है। दिस इज हाउ यू जस्ट परकस। तो परकस मतलब टैपिंग करना बॉडी सर्फेसिस पे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी को एग्जामिन वगैरह करने के लिए। एंड देन वी हैव ऑस्कल्टेशन, वो एज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो हमारा भले ही रोल ना हो, बट हमें नॉलेज इसकी होना चाहिए। तो जो ऑस्कल्टेशन है, जो स्टेथोस्कोप में हम यूज करके हम एबनॉर्मल वीजिंग साउंड्स वगैरह, लंग्स के साउंड्स होते हैं, हार्ट के साउंड्स हो सकते हैं, तो हम डिफरेंट रीजन पे जहाँ पे लाइक हार्ट साउंड दो ही होते हैं, लब एंड डब, तो वो हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अगर कोई उनको देख रहा है तो वो स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुन रहा है, पल्मोनोलॉजिस्ट लगाता है wheezing साउंड, स्नीजिंग, कोई लंग की प्रॉब्लम वगैरह ना हो, तो ऑस्कल्टेट इज आल्सो part of the examination. And then olfaction में you just detect the something abnormal odors that also may indicate some kind of the infection or metabolic disorder. Then neurological examination, that is also as a physical therapist important part हमारा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्रेनियल नर्व और जो अदर नर्व्स हैं उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो वी डिटेक्ट द एवरी नर्व बाय द डर्माटोम और द बाय द स्पेशली द मायोटोम्स, या कहीं पे नर्व की सिम्टम्स जा रही हैं, वी डिटेक्ट कि किस स्किन एरिया को, डर्माटोमल रीजन पे वहां पर सेंसरी लॉस है, मोटर लॉस है, एंड देन वी आइडेंटिफाई दैट। So that is the neurological examination. Then you go for the musculoskeletal examination, in which you detect the muscle integrity, muscle architecture, joint range of motion, and everything that you do for the muscles and the bones. That's why they are highlighted under the term musculoskeletal. And then dermatological examination, ultimately it's a part of the neurological, in which you inspect the skin कि अगर कोई सेंसरी लॉस हुआ है तो किस जिस एरिया को वो सप्लाई कर रही है,
that area definitely. For the dermatological examination, you can go for a, you can use a two-point discrimination. आप पेशेंट को टच एंड हॉट एंड कोल्ड एग्जामिन करते हो कि क्या पेशेंट को फीलिंग आ रही है, रुई यूज करते हैं, समटाइम टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वो देते हैं, टच देते हैं ताकि डिटेक्ट करने के लिए. एंड देन वी हैव a specialized टेस्ट एंड प्रोसीजर्स लाइक स्पेशल टेस्ट में लेट्स सपोज हमें डिस्क बल्ज वगैरह नहीं दिखता, देन वी आल्सो कैन recommend MRI for the soft tissue structures. We also recommend the X-rays for the fractures or the bony problems. Like X-ray में बहुत सारी चीजें दिखती हैं. We can also recommend for CT scan, ECG. Let's suppose अगर नर्व की इंटेंसिटीज आपने मसल्स के अंदर के मसल्स कितने लेवल पे स्टिमुलेट हो रहे हैं, कितने लेवल पे नहीं हो रहे, we can go for EMG, NCS, nerve conduction study, etc. So the physical diagnosis require these combination of the skills, no doubt, the skill and the experience as well, and the clinical judgment to make a single diagnosis. So it's an essential part of a medical evolution because उसके बगैर तो आप treatment भी नहीं choose कर पाओगे. So as an OMT evolution that shows no clinical correlation between sign and symptom usually indicate the problem originate from the OMT orthopedic manual therapy mainly focuses on the MSK system, musculoskeletal system. If the problem like at the start we use the word the somatic dysfunction that often reflects, yeah, relates to the MSK disorder. So the role of the manual therapist in making a physical diagnosis, it also can vary from practice perspective, practice setting and all. डेफिनेटली फिजिकल डायग्नोसिस को चेक करने का भी समटाइम हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, वी कांट फॉलो द 45 मिनट्स डायग्नोसिस, so we can break down, we can break into the pieces to reach a diagnosis. So most often referring a physician or establish a medical diagnosis that also implies the MSK system, and then we have to rule out the serious pathology. Sometimes कुछ कंडीशन ऐसी हैं अगर सिस्टमिक इलनेस है, डेफिनेटली वी हैव टू रेफर टू द फिजिशियन. और फिजिशियन अगर कोई MS के प्रॉब्लम देख रहा है, वो उसके डोमेन का नहीं है, he or she also can refer to us. Okay, then the second component is the indication and contraindication. Here we will only talk about the mobilization and manipulation because next chapter spinal joint mobilization है. तो indication मतलब वो condition जहाँ पर joint mobilization you can perform. Firstly, what is the mobilization? अगर आप किसी भी joint को उसकी within available range के अंदर मूव करा रहे हो तो वो मोबिलाइजेशन है, और अवेलेबल रेंज से बाहर चले जाओगे, एंड रेंज से बाहर चले जाओगे तो वो मैनिपुलेशन है. दूसरा फर्क इसका ये भी है कि इन मोबिलाइजेशन we use general vibratory or oscillatory movement. In manipulation we bring the joint at the end range and apply high velocity force. So these two school of thoughts are valid and authentic for the mobilization and manipulation differentiation. So the joint mobilization, they both are the passive manual therapy techniques, no doubt, used by the physical therapist or manual therapist to restore the normal joint motion. So there are the few indications. For according to me, there are only possible two indications when a joint gets hypomobile, the mobility is limited, and a mild pain. These are the only two classic. Joint stiffness, joint contracture, ये ultimate words हैं, लेकिन ultimately what they do, they limit the joint range of motion. जॉइंट स्टिफनेस के साथ शायद आपके पास पेशेंट ना आए, लेकिन वो तब जरूर आएगा जब आपके पास जॉइंट स्टिफनेस उसकी जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी कर दे. तो यू हैव टू नोट डाउन. तो इंडिकेशंस को भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. देयर आर द सेवरल इंडिकेशन लाइक द जॉइंट स्टिफनेस, एज आई यूज द वर्ड जॉइंट स्टिफनेस, मतलब जॉइंट आपका जब restricted हो जाए, indirectly limited हो जाए, can be caused by the several factor like the injury, inflammation, degenerative changes and all. फिर हम उसकी mobilization देके उसकी restoration कर सकते हैं उसके mobility की. पेन रिलीफ के लिए भी हम joint mobilization use करते हैं, as we all know. grade 1 2 according to the Maitland, they are the used for the pain relief, and according to the Kelton bond, the grade 1 is the loosening, that also can be used for a pain relief. So if a patient comes into the acute position, you may not prefer the manipulation, but you can prefer the joint mobilization. Just like in osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at the early stages, in a frozen shoulder as well, you can give the joint mobilization grade 1 and 2 because they are purely for a pain relief, as a pain relieving. Next, we have a joint hypermobility. As I already told you, joint hypermobility means when a mobility is decreased. So there's a classic indication. But problem should be coming from if a joint is hypomobile, probably due to the surrounding structure like the muscles. So you need to release the muscle first. Like an inflammation is over the joint and it's causing a pain in the joint, you can't say there is a joint hypomobile. You have to treat the joint inflammation first. Like in acute condition, whenever there is a trauma or pathology,
the joint ultimately goes into the hypermobility, but primarily you have to release the inflammation and edema that is causing the hypermobility. Then you have a joint hypermobility. Joint hypermobility is purely a contraindication. So it's a very rare case, but in some cases, joint hypermobility or the excessive joint laxity occur, but that fall into the contraindication. You can't mobilize the joint basically. That's the one thing you need to, because that probably the joint hypermobility comes from the dislocation, comes from the over laxity of the ligaments. So here you can't treat them with the mobilization or even manipulation as well. Only for the joint hypermobility, I will go for a proprioception. Joint position are indirectly the strengthening, are bringing the joint firstly to back to the normal position, and then you can go for the proprioception and the muscle and the ligament strengthening, which are causing the subluxation or which are causing the dislocation. Post-operative surgical rehabilitation, joint mobilization are recommended. So after any orthopedic surgery, just like the TKR, just like the joint replacement and the ligamentous reconstruction or the fracture repairing, joint mobilization may be incorporated. Make sure into the rehabilitation program just for the sake of the to promote the healing. एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है, किसी का टीकेआर हुआ है, अब पेशेंट की जॉइंट मोबिलिटी और एक्टिव मूवमेंट तो करानी है, ताकि वो बेड सोर डेवलप ना हो, एट्रोफी में ना चला जाए, या कम से कम जो थोड़ा बहुत जॉइंट स्टिफनेस से पेन आएगा, अब 2-3 दिन अगर कोई जॉइंट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, डेफिनेटली वो स्टिफ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर की तरफ चला जाएगा. So in order to prevent the bed sore contracture and in order to keep the muscle strength, what we can say, the better, let's suppose we can prefer the joint mobilization. And no doubt TKR और hip replacement में जो physiotherapy है, it can be started from the day one right after the surgery. It can be started the pre and as well in the post-op as well. Muscle imbalance in muscle length, so you can't do the joint mobilization, but that is indirectly indicated. You can prefer the soft tissue mobilization. Joint mobilization is indicated for the bones, but you have a soft tissue mobilization. So in order to with the other therapeutic approaches, like in case of the muscle imbalance can be used, डिपेंड करता है कि मसल्स को हुआ क्या है. अगर मसल्स वीक है, you can prefer the muscle strengthening resistance exercises. If a muscle is tight or spastic causing the joint arm mobility, you can release via the MFR, via the soft tissue. Then we have some sports injuries in which the joint mobilization, they are commonly used. Not necessarily ki joint mobilization, but other approaches can be used. Just like the recurrent ankle sprain, we prefer the proprioception. So that is no doubt the manual therapy technique, but we can use them. In case of the chronic, we can use them as a sports injury. However, in the sports injury acute condition, mein, we only follow a strengthening program, the RICE method, pain management. You can go for the proprioception, and then ultimately you can go for tapping, braces, etc. Chronic pain condition, we can use them. There are the several conditions, but not the neurological like the fibromyalgia, etc. But in case of the low back pain coming from the spinal vertebra, shoulder pain coming from the frozen shoulder, joint mobilization are highly indicated. Yeah, you can say the mainly indicated. So it is important for a joint mobilization to be performed by a trained and licensed healthcare professionals such as the physiotherapist and the manual therapist, yeah, osteopath and as well. While previously अब तो फिर डोमेन चेंज हो गए, मतलब कैरोप्रैक्टिक का काम एडजस्टमेंट है, मैनुअल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट दे आर द ऑलमोस्ट सेम. मैनुअल थेरेपी इन शॉर्ट द अपडेटेड वर्जन, नथिंग एल्स. So it depends. Additionally, contraindication can be considerable, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. Next topic we have the contraindication. The contraindication to the joint mobilization are the several. इसको मैं याद रखने का एक फॉर्मूला ये भी बताता हूँ कि आपने अगर दो ये जो इंडिकेशन है 4, 5, 2, 3, मेनली तो हाइपोमोबिलिटी और माइल्ड पेन है, बाकी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है इनडायरेक्टली. बट अगर आपने याद रखना तो 4-5 है उसकी, जो अभी हमने डिस्कस किया था. इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है, लाइक सीवियर स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस, चाहे वो ओए हो, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, फ्रैक्चर हो, दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड. कोई सिस्टमिक इशू है, let's suppose, contraindicated. So the vigor of the technique is also the medical and physical diagnosis, the state of the pathology like severe है, mild है, moderate है, and then the relationship as well, patient symptom as well. So there are the more than hundreds of the contraindication जो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि contraindication can be the relative and the can be the absolute. Whenever there is a relative, मतलब येलो एंड रेड फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो मतलब आप एहतियात के साथ परफॉर्म कर सकते हो. वो डिपेंड करता है पैथोलॉजी और बाकी सारी चीजों पे जो अभी हमने डिस्कस किया. लेकिन अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जस्ट लाइक फ्रैक्चर है, वो तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन का, तो वो पक्के पक्का वहां पे आप नहीं अप्लाई कर सकते. बट व्हेन इट कम्स टू द रिलेटिव लाइक स्टेबल फ्रैक्चर है,
You can't manipulate the joint, but you can mobilize. That comes into the relative contraindication. So let's go for a contraindication for a joint mobilization. नंबर वन, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्चर में कुछ ऐसे फ्रैक्चर है, जिस तरह फीमर का फ्रैक्चर, उसमें हम स्केलेटल ट्रैक्शन देखिए उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रैक्शन, ना कि मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन। बिकॉज फ्रैक्चर का मतलब कि एक बोन का सेगमेंट जो आपस में टूट चुका है, चाहे वो टाइप ऑफ फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है, भले ही सिंपल ही क्यों ना फ्रैक्चर, एक हेल एंड फ्रैक्चर ही क्यों ना हो, जब आप उस पर ट्रैक्शन दोगे तो वो बढ़ेगा, क्योंकि इन फ्रैक्चर यू नीड टू कंप्रेस देम, ताकि दोनों सेगमेंट जो अलग हुए हैं एक दूसरे के करीब आएंगे तो हीलिंग होगी ना। तो व्हेन यू अप्लाई अ ट्रैक्शन, तो वो तो जाहिर सी बात है हील अप नहीं हो पाएगा। तो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। जॉइंट इनस्टेबिलिटी, जस्ट लाइक वी डिस्कस अबाउट द शोल्डर इनस्टेबिलिटी, या जहाँ पे लिगमेंट्स इतने लचकदार हैं कि वो अपनी नॉर्मल रेंज से भी ज्यादा रेंजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक दी हाइपर मोबिलिटी। तो जॉइंट लेक्सिटी अल्टीमेटली लीड्स टू द हाइपर मोबिलिटी। तो वहां पर तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वहां पे रिस्क ऑफ इंजरी ज्यादा है व्हेन यू गो विद द जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो मैनिपुलेटिव जो थ्रस्ट टेक्निक्स हैं, दे फर्दर मोर इन अडर, दे शुड नॉट बी applied in a patient with a joint instability, that they can lead to increment in the risk of the dislocation or subluxation। ठीक है। जॉइंट हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम एक ऐसी हाइपरमोबिलिटी, मतलब जब जॉइंट हाइपरमोबिलिटी परसिस्ट करती है किसी में, तो उसको हम सिंड्रोम कह सकते हैं। सिंड्रोम सिंपली मींस कलेक्शन ऑफ द सिम्टम। व्हेन अ पेशेंट कम्स विद द जॉइंट हाइपरमोबिलिटी एंड हैविंग वन और टू इंडिकेशन, लेट्स सपोज वन और टू सिम्टम्स, दे कलेक्टिवली यू कैन कॉल द जॉइंट। जिस तरह कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कोई भी जॉइंट का, बॉडी का कंपार्टमेंट अगर वहां पे स्ट्रक्चर पास कर रही है और वो नैरो होता जाता है, वहां पे स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज होंगी, तो वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम कराएगा। आपका मिडिल कार्पल टनल सिंड्रोम कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, आपका थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक कंपार्टमेंट through which structure are passing, whether it can be the nerve or tendon, and whenever they are compromised, the canal or space is compromised due to any pathology, and it causes the restriction or a compression over the structure passing through it, it can be called as a compartment syndrome. So the joint hypermobility syndrome, a collection of the symptoms coming from a joint hypermobility, so that also come into the कॉन्ट्राइंडिकेशन। एनी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, आपकी कोई एक्यूट कंडीशन में आती है इन्फ्लेमेशन के साथ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लाइक एंकल स्प्रेन हो गया, लेट्स सपोज वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, बर्साइटस हो गया। ITIS जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो तो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। तो बर्साइटस, टेंडनाइटिस, आप वहां पे मोबिलाइजेशन मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर मेन किस चीज की नीड है, प्राइस मेथड की। वहां पर उसको रेस्ट दो, आइसिंग दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दो, ताकि थोड़ा तो पेन कम हो। इन अ पेन वी हैव डायरेक्टली डोंट हैव अ रोल टू परफॉर्म द ज्वाइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन। ग्रेड 1 2 मोबिलाइजेशन भी वहां पर होगी जहां पे ज्वाइंट की पैथोलॉजी हो। इन्फ्लेमेशन दैट मीन्स वहां पर क्लियरली स्ट्रक्चर्स रप्चर हुई है, वियर एंड टीयर हुआ है। तो अब एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी के साथ आता है, MCL ACL रप्चर के साथ, आप मोबिलाइजेशन थोड़ी ना प्रेफर करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर की है, लिगामेंट्स की है। ठीक है। तो वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। So these conditions basically require a careful management. Firstly, in order to control the inflammation, and because the joint mobilization cannot be considered if the inflammation is not under control. If the pain is in fact not under control, then joint effusion is almost resemblance, but joint effusion when a presence of any swelling fluid। ठीक है। अगर कोई फ्लूड मौजूद है और वो किसी भी एक्यूट इंजरी या इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे फ्लूड फ्लूड कुछ भी हो सकता है, इंटेस्टिशनल हो सकता है, आपका साइनोवियल हो सकता है, तो वहां पर भी मौजूद है, वहां पर भी जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन स्पेसिफिकली सोलन जॉइंट में हम नहीं करा सकते। तो मैनिपुलेशन फॉर अ सोलन जॉइंट दैट कैन आल्सो इंक्रीज अ फर्दर पेन, बिकॉज इन अ मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन what happens basically, when you mobilize the joint, the mechanoreceptors gets activated according to the physiology, and they send the impulses or messages to the brain that kindly send the inflammatory or proliferatory cells to that area which is under the wear and tear in order to reduce the inflammation. So the healing cells are coming in order to reduce the inflammation, but inflammation के दौरान और ये जो cells आएंगे ये blood flow के through आएंगे, तो in order to reduce the inflammation you prefer the icing, so that the blood supply decreases, blood supply decrease होगी, let's suppose, तो ही जाके वहां पर मजीद खून आना बंद होगा, तो इन्फ्लेमेशन कम होगी। अगर आप और फर्दर मोर उसको मजीद ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हो तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस है। ठीक है। एनी ज्वाइंट इन्फेक्शन, और कोई भी हो सकता है, जस्ट लाइक दी सेप्टिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, ये इन्फेक्टिव कंडीशंस है। यहाँ पर भी आप ज्वाइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, वहां पर भी आप नहीं कर सकते, सच एज द पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज आर द DVT। DVT में तो फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इनडायरेक्टली,
वहां पर सिर्फ आप उसको स्टॉकिंग पहना सकते हो, वहां पर आप उसकी पोजिशनिंग करा सकते हो, ताकि जो ड्रेनेज है, क्योंकि काफ मसल आपके सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी है, ताकि जो ब्लड वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है वो वापस चला जाए विद द एलिवेशन एंड विद द स्टॉकिंग एंड कंप्रेशन, डीप स्टॉकिंग एक्सेट्रा। वहां पर तो काफ स्ट्रेचेस भी इनफैक्ट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज इट कैन लीड टू द थ्रोम्बस टू कन्वर्ट इनटू द एम्बोला एंड देन कैन अफेक्ट द हार्ट सिंपली। So the vascular disorders, they are also osteoporosis, but severe osteoporosis. In mild stages, you can go for a mobilization, but not manipulation. So in an individual, especially osteoporosis, woman में होता है, so severe osteoporosis are a history of the fragile fragility fracture. Joint mobilization can be approached with caution, but avoided the manipulation. ठीक है? We have a pregnancy, then pregnancy can be the contraindicated, because in a pregnancy what happens basically, that can lead to the weak abdominal muscle due to the weight of the baby space occupied by the baby, and that can ultimately lead to the lumbar lordosis, and lumbar lordosis is kind of the hypermobility, so it's a contraindicated. It can lead to the anterior pelvic tilt. So ultimately what you need the muscle imbalance in order to maintain, and in order to maintain the muscle imbalance in a pregnancy, pregnant patient, you don't have to go for a mobilization, because joint mobilization and manipulation are for the bones, not for the positional exercises, just like the posterior pelvic tilt exercises, because in pregnancy can lead to the anterior pelvic tilt. So you need to follow or focus on the abs strengthening, bridging exercises, the posterior pelvic tilt exercises, and only the soft tissue mobilization if the patient wants. Recent surgery is also contraindicated. There are the several. I'm not talking about the TKR hip replacement or TKR knee replacement. वहां पर तो डे वन आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉट यू डोंट नीड टू स्टार्ट विद मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। यू कैन गो फॉर अ मसल स्ट्रेंथनिंग, एंकल पंप्स, दी माइल्ड एसएलआर जितनी वो कर सकता है, नी बेंडिंग इन केस ऑफ द टीकेआर जितनी भी हो सकती है। फर्स्ट 1 to 2 वीक्स में तो वो 70 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, फर्स्ट वीक में तो 20 डिग्री तक भी नहीं जाएगा। तो इट डिपेंड्स बेसिकली। तो यू डोंट फोकस, यू हैव टू चेक विच काइंड ऑफ द सर्जरी हैज हैपेंड बेसिकली। अब ऐसा नहीं है कि हिप की रिप्लेसमेंट हुई है आप नी की मूवमेंट कराना बंद कर दो, ये भी नहीं होता। ठीक है, यू हैव टू सी। So it is important for any healthcare professional, the physios, manual therapists, and all, to thoroughly evaluate the patient's each patient's medical history, the current condition जिसके साथ पेशेंट आता है, and note out the risk factor, the contraindication and indication, and then alternative treatment approaches can be applied. Modified techniques can be applied depending upon the result you want. So additionally, patients should communicate the every concern or changes in their health status to their primarily healthcare physician. And the third and last goal for this OMT evolution, we have the measuring the progress. Measuring the progress is essential डिपेंडिंग कि पेशेंट को फायदा कितना हो रहा है। मयरिंग प्रोग्रेस मतलब जो प्रोग्रेस हो रही है उसको एवोल्यूट करना, मयर करना, डॉक्यूमेंट करना, कैलकुलेट करना। तो मयरिंग प्रोग्रेस, अगर एक पेशेंट को फायदा ही नहीं हो रहा, आप वही फिजियोथेरेपी की अप्रोच फॉलो करा रहे हो एंड पेशेंट इज गेटिंग नो रिजल्ट, तो डेफिनेटली देयर इज अ समथिंग। तो मयरिंग प्रोग्रेस इन अ पेशेंट इज बेसिकली द एसेंशियल फॉर एवोल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। जो आपने ट्रीटमेंट इंटरवेंशन दी है उसको फॉलो अप करो, उसको चेक करो, उसके चेंजेस को ट्रैक डाउन करो, उसको फॉलो करो कि हेल्थ स्टेटस उसका क्या है। तो दैट कैन लीड टू द गुड डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो देर आर द सेवरल मेथड्स जस्ट लाइक सब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स। सब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स मतलब पेशेंट को रजिस्टर्ड करना, उसकी साइन एंड सिम्टम, मतलब पहले दिन मेरे पास आया था तो मैंने ये चीजें नोट डाउन की, रेंज इतनी थी, पेन इतना था अकॉर्डिंग टू द वेज स्केल, रेंज इतनी थी अकॉर्डिंग टू द गोनियोमीटर। आफ्टर द few session, first week of session, ये result आई after the 3 session. So you have to note down. That is a subjective record. अदर मेजर इंक्लूड द फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने पहले फिजिकल एक्टिव मूवमेंट्स करवाई रेंज चेक करने के लिए बिफोर द ट्रीटमेंट। आफ्टर फ्यू सेशन देन अगेन यू कैन रूल आउट कि ये मूवमेंट है, तो दिस आल्सो कैन गो फॉर अ फिजिक, यू कैन आल्सो रिपीट द फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोई ब्लड टेस्ट हो गया, रिपीटेड टेस्ट हो गई, लाइक गोनोमेट्री से आपने चेक किया, तो दीज आर द डायग्नोस्टिक। एक्सरे रिपीट करा लिया, एमआरआई डिस्क बल्ज के लिए आपने जो ट्रीटमेंट फॉलो किया, एमआरआई का डिस्क बल्ज खत्म हो गया, पेशेंट का पेन खत्म हो गया, गो फॉर अनदर एमआरआई। हाउएवर इट इज इम्पॉसिबल, अगर वो माइल्ड स्टेज में भी आता है, शुरुआत के स्टेजेस में भी आए प्रोटीन लेवल तक, तो फिर भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ट्रीट कर सकते हैं। बट व्हेन इट गोज टू द herniation विदाउट सर्जरी इट इज इम्पॉसिबल, इट कम्स बैक। ठीक है, तो यू हैव टू रिपीट द एमआरआई इन ऑर्डर टू रिकन्फर्म योर डायग्नोसिस कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द डिस्क बल्ज। एंथ्रोपोमेट्री हो गया, एमएमटी मसल टेस्टिंग, स्पायरोमेट्री, गेट एनालिसिस, दीज आर द पॉसिबल measurement records through which you can measure or document the status.
Biomechanical assessment like the gait analysis, the balance assessment, posture analysis, ठीक है. And functional assessment including the ADLs. पहले एक्टिविटी लेट सपोज फ्रोजन शोल्डर के साथ आता है, वो ओवर द हेड एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, तो आपने उनसे वो एक्टिविटीज करा ली. तो असेसिंग द पेशेंट्स एबिलिटी टू डू इन द basic activities of daily living is the activity of daily living, like dressing, bathing, grooming, eating, combing. These are the activities that he or she follow in the daily routine. And then IA, ये इंस्ट्रूमेंटल डेली एक्टिविटीज, मतलब वो एक्टिविटीज पेशेंट्स की जो वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहा है. लेट सपोज इन ऑर्डर टू बिकम द सोशलाइज, इन ऑर्डर टू बिकम, so whenever, let's suppose when you prepare the meal cooking, let's suppose whenever you eat the meal as well, so if you are using any spoon, any fork, any other object, let's suppose any other tool, so this is the IADL. When you are combing, let's suppose you use the comb. So there are the several, like the meal preparation, housekeeping, when you do house cleaning with definitely any dusting object, जिससे आप डस्ट वगैरह साफ कर रहे हो. So it depends basically. So you have to assess the IADL as well. And then functional performance is functional performance when you go for, you ask the patient to do certain tasks and you check his or her performance. Like you in a cardiac patient, we follow the 6 minute walk test. ठीक है. देयर आर द सेवरल स्केल. सिट टू स्टैंड टेस्ट, आपने उससे उठक बैठक करवाई इन ऑर्डर टू चेक कि उसकी पहले ये कर पाता था नहीं कर पाता था. दीज आर द फंक्शनल परफॉर्मेंस. एक रन आपने थोड़ा सा 1 किलोमीटर की रेस लगवा ली उनसे कि भाई चलो दौड़ के आओ, वॉक करके आओ, जॉगिंग करो, ट्रेडमिल पे भागो, साइकिलिंग करो. तो इन ऑर्डर टू असिस्ट हिज आर हर फंक्शनल परफॉर्मेंस, so you perform the test. Then you can go for psychological assessment. You can check the mental status, like the memories, screening tools. You can remember, ask them the names, etc. Social support and integration are important. Then you can progress the tracking or notes उनको note down कर लेते हो. Behral. So these all regularly monitoring progress. They can establish the goals, reassessing the goals which are needed, adjusting the treatment plan according to the not only the patient but according to the need and healthcare professional you can follow. So by employing a comprehensive approach to measuring progress in a patient, the healthcare can provide and also can evaluate the effectiveness of the treatment intervention. जो वो टेक्निक अप्लाई कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, प्रॉब्लम या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूव हुआ एरिया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉलो कर सकता है अल्टीमेटली. ठीक है. एंड देन वी कैन गो, वो गोल्स हो गए. नाउ वी फॉलो द एलिमेंट्स ऑफ द ओएमटी एवोल्यूशन. ओएमटी एवोल्यूशन के एलिमेंट्स कौन कौन से? सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम है. मेक श्योर स्क्रीनिंग और डिटेल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर अलग से बाकायदा चैप्टर बना हुआ है. सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए मेरे ख्याल से छठा या सातवां बना हुआ है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एक एब्रीवेटेड एग्जाम है ताकि हम कोई क्विकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी रीजन को कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है लोकलाइज्ड है, और फोकस करते हैं डिटेल एग्जामिनेशन पे, या डिटेल एग्जामिनेशन बेस्ड होता है. तो डिटेल एग्जामिनेशन क्या है, जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया. पहले हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, उसका प्रेजेंट एपिसोड, अभी उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई सर्जरी, कोई मेडिकल प्रोसीजर, उसकी रिलेटेबल पर्सनल हिस्ट्री क्या है. काफी ऐसी चीजें होती हैं जो सोशो इकोनॉमिक होती हैं. ठीक है. देन यू कैन गो फॉर अ फैमिली हिस्ट्री जस्ट लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये चीजें फैमिली हिस्ट्री में आती हैं. देन उसके जो सिस्टम्स हैं सारे के सारे, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, मेंटल नर्वस सिस्टम, एवरी सिस्टम you review them. So that is called a review of the system. The second component goes for the inspection. अभी अभी ने डिस्कस किया था बगैर टच के आप क्या क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो, पोस्टर, स्किन शेप, असिस्टिव डिवाइस, एडीएल. देन कैन गो फॉर पैल्पेशन एज वेल. टेस्ट ऑफ द फंक्शन, मतलब आप डिफरेंशिएट करते हो, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, चैप्टर 3 आप उसके ऊपर डिटेल में देख लें. कैन गो फॉर द पैल्पेशन, टेंडरनेस, ट्रिगर पॉइंट, टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, मसल आर्किटेक्चर्स, एक्सेट्रा. न्यूरोलॉजिकल एंड वेस्कुलर एग्जामिनेशन अभी हमने डिस्कस किया था. मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज में आपके पास रेडियोग्राफ्स आ गया, लैब टेस्ट आ गया, and then you can make a diagnosis and trial treatment on the accordingly. So the OMT practitioner must take the three major differential diagnosis. मतलब कम से कम 2 से 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप बनाओ, फिर आप जाके एक डायग्नोसिस तक पहुंचोगे. लेट सपोज शोल्डर पेन के साथ, फ्रोजन शोल्डर में भी शोल्डर पेन होता है, किसी फ्रैक्चर में भी शोल्डर पेन होता है, शोल्डर इम्पिंजमेंट में भी शोल्डर पेन होता है. तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिम्टम, कैन रूल आउट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इन अ फ्रोजन शोल्डर, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट दे आर रिस्ट्रिक्टेड एट द सेम लेवल. 90 डिग्री अगर पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, पेशेंट को पेन होता है, तो जब आप पैसिवली करोगे तो भी उसको पेन मिलेगा. व्हेन यू टॉक अबाउट द मस्कुलर या एनी
सप्रास्पाइनस शोल्डर इम्पिंजमेंट लेट्स सपोज, तो पेशेंट एक्टिव मूवमेंट में आपको पेनफुल मिलेगा, पैसिवली में भी ना मिले, या मे बी रेजिस्टेड में भी पेनफुल मिले. व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रैक्चर, लेट्स सपोज इन अ फ्रैक्चर there would be the constant pain over the shoulder joint. In a case of the cardiac involvement, the pain would be radiating on the tip of the shoulder and would be radiating on the left shoulder. So these on the basis of certain symptoms, you can differentiate the you can make a differential diagnosis in order to reach a specific diagnosis. Okay, then you go and for the screening examination. अब हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे. स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो हमने एब्रीवेटेड वर्ड यूज किया था, तो टिपिकली बेसिकली वो रेफर किसको करता है कि बेसिक एग्जामिनेशन और असेसमेंट है दैट शुड बी कंडक्टेड बाय एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ताकि वो स्पेसिफिक एरिया सिम्टम लोकलाइज लीजन, जहाँ पे लीजन है उसको लोकलाइज करना, उसके लिए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंपलसरी है. उसके लिए क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको मैं अभी हम काफी तो हम डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट लाइक जनरल हिस्ट्री अगर हम बात करें, मेडिकल हिस्ट्री, वाइटल साइन, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा. रेफरल एंड फॉलो अप एज वेल, कि भाई अगर किसी ने आपको रेफर किया है या आपने किसी को रेफर किया है, तो फॉलो अप लेना भी लाजम है. एक पेशेंट आपके पास एक्यूट पेन में आया, 2 हफ्ते के बाद दोबारा फॉलो अप पे आता, तो लाजमी नहीं है वो एक्यूट में आया, क्या पता क्रॉनिक में आ जाए. तो यू हैव टू फोकस ऑन द रेफरल एंड द फॉलो अप. तो ओवरऑल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इट सर्व एज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर अ in order to for we can say as a preventive healthcare professionals, and it allow the practitioner या provider to identify a potential health risk at a early on. So you can go for a screening examination as a preventive measure as well. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी आप देखते हो. जिस तरह आप अपने स्टेटस बीपी वगैरह, डायबिटिक पेशेंट वगैरह क्यों फॉलो अप पे रेगुलर बेसिस पे अपने चेक करते रहते हैं या वीकली चेक करते रहते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम मजीद उसकी वर्स ना हो बेसिकली. So screening examination is very important. So regular screening and the preventive care, they are very essential in order to maintain your optimal health and also the reducing the risk of the chronic diseases. Yeah, you can say the to worsen the complication. Yeah, not to face any consequences, you need to follow the regular screening exam. Is that clear? Then the screening exam they also can lead to the one of the three things as I told you. कि स्क्रीनिंग एग्जाम से 2 से 3 चीजें हमें पता चल सकती है. नंबर वन थिंग, अ डायग्नोसिस जो आपने बनाया दैट मे बी मेड. इफ अ फिजिकल साइंस आर ऑब्वियस, अगर आपके साइन एंड सिम्टम आपने जो भी फॉलो किया सही है, तो या तो आपका फिजिकल डायग्नोसिस बनेगा, या नंबर वन. नंबर टू, फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन में बी फॉलोड. भाई आप कंफर्म नहीं है, आप स्क्रीनिंग एग्जाम दोबारा करना चाहते हो या कोई पार्ट रह गया, लेट सपोज स्क्रीनिंग एग्जाम में लैब टेस्ट इंपॉर्टेंट थी, पेशेंट के पास लैब टेस्ट नहीं है, तो द फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन यू वांट, लेट सपोज सिम्टम इतनी रेलेवेंट कर रही है, you can make a differential diagnosis but you're not able to make a specific diagnosis, then you need a further detailed examination. Contraindication to further examination, अगर कोई contraindication है या किसी एग्जामिनेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, दैट में आल्सो कैन अनकवर एंड लीड यू रेफर टू द पेशेंट टू अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट. भाई अब आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे लेट्स सपोज, क्योंकि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ गई हैं ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन में, तो आपने क्या करना होगा, आप इसको रेफर कर लो. तो 3 चीजें इसकी एग्जामिनेशन से मिलती हैं. या तो एक तो आपको बना बनाया पक्का पक्का डायग्नोसिस मिलेगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले, जो जो आप चाहते थे वो आपने परफॉर्म किया, एंड यू फॉलो अ डिटेल प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया. या तो आपको मिलेगा कि भाई अब मैं फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन मुझे चाहिए बिकॉज मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बना गया लेकिन स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा. या थर्ड चीज कि भाई कोई चीजें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं, बेटर यही कि इसको रिकमेंड कर दो. लेट सपोज सीवियर स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हो गया पेशेंट, नाउ ही और शी, प्रोबेबली शी होगी क्योंकि ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस खवातीन में होता है, शी हैज नॉट अ टी स्कोर जो कि मस्ट बी द -2.5, बट शी नॉट doesn't have the BMD, bone mass density score, T score उसके पास नहीं है, then you can refer her to a rheumatologist as well. Bharal. So in practice, the screening examination is usually the brief, and the result can give you the three things जो कि हमने देखा था. तो थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डिटेल एग्जामिनेशन. तो अ गुड पेशेंट हिस्ट्री जो आपकी अपने डिटेल में ले ली, तो वो डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज आपको बता देगा. आल्सो नोन एज द कंप्रेसिव एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन को कंप्रेसिव एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, जिसके लिए थारो आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, सिस्टमिक इवोल्यूशन करते हो पेशेंट के ओवरऑल स्टेटस को. ऐसा नहीं है नी जॉइंट अफेक्टेड है तो आप सिर्फ नी को फोकस करोगे, हिप और एंकल को नहीं देखोगे, गेट को नहीं देखोगे. नी जॉइंट कैन बी कैन अफेक्ट आल्सो टू द हिप जॉइंट, कैन अफेक्ट टू द गेट, कैन अफेक्ट टू द एंकल, कैन आल्सो अफेक्ट टू द गेट पेट्रन. ठीक है. So it aims to identify all the sign and symptom abnormalities, risk factors,
and that can lead or indicate to the underlying medical condition or health concern. तो डिटेल एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, काफी चीजें सेम है। मेडिकल हिस्ट्री होगी, चीफ कंप्लेन, वाइटल साइन, ये सारी चीजें जो जो हमने अभी भी डिस्कस की। एडिशनल टेस्ट आपको लगता है लास्ट पॉइंट सिर्फ पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अ डिटेल एग्जामिनेशन इज बेसिकली इंटेंडेड और टेलर्ड टू इंडिविजुअल पेशेंट्स नीड, पेशेंट की नीड के हिसाब से, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से, एंड रेलेवेंट रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली। अल्टीमेटली इट कैन प्रोवाइड अ कंप्रेसिव असेसमेंट फॉर देयर ओवरऑल। अगर कोई भी चीज मिस होती है, इट कैन लीड टू द misdiagnosis, it can lead to a differential diagnosis, but cannot reach to a specific diagnosis. So it basically serves as a pillar or a foundation for a diagnostic decision making for any healthcare practitioner. It can also it can also serve as a foundation for diagnostic decision making, treatment planning, and ongoing management of patients' healthcare need. Additionally, it can also facilitate the communication and collaboration if you are referring that patient to other healthcare professionals. लेट्स सपोज एक पेशेंट आपने देखा, अब आप उसको रोमेटोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करते हो, तो उसकी हिस्ट्री अगर आपने डिटेल एग्जामिनेशन किया हुआ है और उसको आप कहीं पे डॉक्यूमेंट करते हो, अपने पेड पे, अपने लैब, कहीं पे भी, कहीं पोर्टफोलियो पे एक्सेट्रा, तो वो आप उसको प्रोसीड करा सकते हो। तो आप डिटेल एग्जामिनेशन उस रोमेटोलॉजिस्ट को नीड नहीं होगी, वो आपकी हिस्ट्री से देख लेगा कि अच्छा अच्छा यही हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, या आपके पास फॉलो अप पे आता है और अगेन वही पेशेंट आपके पास वही हिस्ट्री ले आए, तो मेरे ख्याल से दोबारा डिटेल एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज हाउ दैट कैन बी रूल आउट। फ्यू डिटेल कंपोनेंट है जिनको हम देखते हैं, जिस तरह हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। प्रेजेंट एपिसोड मतलब जिस कंप्लेंट के साथ आपके पास प्राइमरली आता है, एक पेशेंट की हिस्ट्री में भले ही ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, लेट सपोज, लेकिन आपके पास वो स्ट्रोक के साथ आता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने परफॉर्म कर लिया, बट यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द पास्ट हिस्ट्री एज वेल। तो प्रेजेंट एपिसोड उसका क्या है, स्ट्रोक, उसको टीआईए हुआ, माइनर अटैक हुआ या मेजर अटैक हुआ, बट यू कांट फॉरगेट द पास्ट मेडिकल स्टोरी, लेकिन उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, स्ट्रोक, ठीक है, या जो भी उस पेन के साथ आता है। हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस में आप उसके ऑनसेट चेक करते हो, मतलब सिम्टम कब स्टार्ट हुई, पहली सिम्टम पेन के साथ तो शोल्डर पेन के साथ आया, लेकिन when you realize this pain is artful या not bearable to you, तो पहला पेन पहली बार आपने कब फील किया या कैसे स्टार्ट हुआ, तो ऑनसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन ड्यूरेशन, कितनी देर सिम्टम प्रेजेंट रहती हैं, जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, पेन होता है, तो कितनी देर रहता है, खत्म हो जाता है, किस टाइम होता है, ये चीजें मैटर करती है। देन कैरेक्टरिस्टिक एज वेल, द टाइप ऑफ द पेन, like the burning pain reflect to the fluid pain, disc pain, sharp shooting pain can reflect to the nerve pain, dull aching pain can reflect to the muscular pain, constant pain can reflect to the bone pain. This is how, and also the severity on the basis of the VAs, the visual analog scale, VAS scale, you can follow कि how much severity, मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कितनी आप बियर कर रहे हो। तो पेन तो आपको वहां पे तो शक्लें बनी होती हैं, लेकिन पेशेंट आपको ये भी बता सकता है कि आउट ऑफ 10, अगर वो बता सकते हैं भाई आउट ऑफ 10 आप कितनी स्केलिंग दोगे, आउट ऑफ 100 बोलो, लेकिन वेज स्केल में 10 होता है। तो अगर बिल्कुल 5 पे रखता है तो वो मॉडरेट में आ गया, 2-3 में रखे माइल्ड हो गया, 5 से ऊपर चला जाए तो सीवियर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द जो उसकी शिद्दत है। लोकेशन एज वेल, कहाँ पर फील होता है, स्पाइन का पेन है, सेंटर में होता है, पेरीफ्री में होता है, डिपेंड करता है, सेंटर में तो डिस्क का हो सकता है, पेरीफ्री में किसी और स्ट्रक्चर का हो सकता है। एग्रीवेटिंग है रिलीविंग फैक्टर, किस किस पोजीशन में आपका पेन बढ़ने लगता है, किस किस पोजीशन में आपका पेन कम होने लगता है, लेट सपोज। अदर सिम्टम, कोई और अदर सिम्टम जो आपको लगे, उसके अलावा कोई सिस्टमिक इलनेस हो, खांसी, नोजिया, लाइक चिल्स वगैरह, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, बीपी डाउन हो जाना, सिम्टम्स से रिलेटेड, मेंटल स्टेटस, चक्कर आना, वर्टाइगो एक्सेट्रा। एंड देन इसका इफेक्ट क्या है आपकी डेली एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भी देखना लाजम है। हिस्ट्री एंड कोर्स ऑफ कंप्लेंट क्रोनोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सर्जरी, कोई मेडिकल प्रोसीजर वगैरह आपने फॉलो किया हो। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, कोई भी अगर पुरानी हिस्ट्री रही है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज है, टाइप 1 है, हाइपर वो है, लिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई हार्ट डिजीज है, ये भी नोट आउट करना है। प्रीवियस सर्जरी मतलब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आ गया। हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर इलनेस, कहीं पे पहले हॉस्पिटलाइज रहा हो, सीरियस इलनेस हो, ये सारी चीजें। एलर्जिक या एनी ड्रग रिएक्शन, या किसी चीज से एलर्जी या किसी चीज से ड्रग रिएक्शन। स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फैमिली हिस्ट्री, जनरल हेल्थ, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अकॉर्डिंगली फॉर अ प्रॉपर एक्यूरेट डायग्नोसिस, ठीक है। एंड देन रिव्यू ऑफ द सिस्टम, आप उसके सारे के सारे सिस्टम देखोगे, इंटेग्यूमेंट्री, स्किन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, एंडोक्राइन, जीआईटी, एवरी पॉसिबल सिम्टम जो आपको लगती है रिलेवेंट है। देन यू गो फॉर इंस्पेक्शन, हमने कहा था इंस्पेक्शन में हर वो चीज
जस्ट लाइक पोस्चर, गेट एनालिसिस, शेप, स्किन टेक्सचर वगैरह, कॉन्ट्रेक्चर, एडिजन, स्कार, ये सब इंस्पेक्शन में आते हैं। तो उसका इंस्पेक्शन का ब्रेकडाउन है, पहले आप प्रिपेयर करते हो, लाइक सपोज आप किसी स्किन को रेडी करना चाहते हो, इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सपोज करोगे, वो एरिया को देखना चाहोगे, इस तरह करके चीजें। तो सिस्टमिक अप्रोच है उसकी, प्रिपेयर करो, अप्रोच करो, ऑब्जर्व करो, देन पोस्चर, शेप, स्किन, ये सारी चीजें आप इंस्पेक्ट करोगे। और कंक्लूजन क्या है, कंप्लीटिंग द इंस्पेक्शन बाय समराइजिंग योर फाइंडिंग बेसिकली। फिर आप उसको फाइंडिंग को, एबनॉर्मलिटी को डॉक्यूमेंट करो। एंड थ्रू आउट द इंस्पेक्शन प्रोसेस आप मेंटेन करो पेशेंट के साथ ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड देन आल्सो प्रोवाइड द रीअश्योरेंस, उसको कॉन्फिडेंस मिलो, उससे कंसेंट भी लो, एंड अकॉर्डिंगली। तो इंस्पेक्शन कैन लेज द फाउंडेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पहला कंपोनेंट है। डिटेल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला पार्ट इंस्पेक्शन है, देन यू हैव अ पल्पेशन एंड ऑनवर्ड। टेस्ट ऑफ फंक्शन के लिए आपने पार्ट 3 देख लें, चैप्टर 3 देख लें, उसमें हमने टेस्ट ऑफ फंक्शन डिटेल में डिस्कस किया। इफ यू डोंट फॉरगेट द ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले, द ग्लाइडिंग, इफ यू आर नॉट फॉरगेटिंग, तो आप चैप्टर 3 पढ़ लो। इसी का एपिसोड 3 है कि ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन परपेंडिकुलर होती है ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग टू द केल्टन बोर्ड, ग्लाइडिंग जो है पैरेलल होती है। रेजिस्टेंस मूवमेंट भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। एंड देन यू कैन गो फॉर पैल्पेशन। पैल्पेशन में कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हो, नर्व, मसल, टेंडन, सब आप पैल्पेट कर सकते हो। और फोकस क्या होगा, लोकेशन पे। पैल्पेशन से आपको एग्जैक्ट लीजन की लोकेशन पता चलती है, जहां पर पेशेंट को पेन होगा वहां पे आप टैप करोगे, टेंडर करोगे। अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कि पैल्पेशन टेक्निक से पहले आपने डिफाइन करना होगा पैल्पेट किसको करना है। लाइट टच देना है पैल्पेट, लेट सपोज अगर आप किसी का प्रीफॉर्मस मसल पैल्पेट करते हो, डेफिनेटली इट्स डीपर स्ट्रक्चर, किसी के पेरास्पाइनल इट्स सुपरफिशियल, तो ये चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, ऑर्गन तो कोई पैल्पेट नहीं करने वाले। तो अगेन वही सेम थिंग, अप्रोच, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। व्हेन पैल्पेटिंग द मसल, फर्स्टली यू नीड टू डॉक्यूमेंट द एरिया ऑफ मसल हाइपरटोनिसिटी, जहां पर आप चेक कर रहे हो वहां पर स्पाज्म, ट्रिगर पॉइंट, जो भी आपको मिलता है उसको डॉक्यूमेंट करते हो। और उसके कॉन्ट्रालेटरल साइड पे भी चेक करते हो इन ऑर्डर टू कंपेयर कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ एक साइड है, क्या क्वाइट पॉसिबल बायलेटरल सिम्टम जो है दैट ऑफन रिफ्लेक्ट टू द सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। तो जब भी आप पेशेंट का स्पेशली एब्डोमेन को पैल्पेट कर रहे हो, तो लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल की मैटर करती है कि क्या ये सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक लिवर, स्प्लीन, किडनी, ये भी किडनी ये भी पेन कॉज करती है एब्डोमिनल से। तो क्या पता एब्डोमिनल पेन आ रहा हो लेकिन वो हमारा केस ना हो, बेसिकली सोमेटिक डिसफंक्शन ना हो। तो योर ट्रीटमेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पैल्पेशन फाइंडिंग एज वेल, that can also provide the assessment for a patient's condition। तो किसी कोई भी चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हो या परफॉर्मिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से उसको पैल्पेट करो। सो इट इज important, very important to document the palpation finding as well, and how you are palpating, what is your approach, that also very important, and no doubt comprehensively in order to facilitate the continuity of your care and physical diagnosis and the patient safety as well. The palpation is very important. And then neurological and vascular tests. There are the several neurological tests. Let's discuss it. Neurological examination मतलब neurological वो टेस्ट जो हम न्यूरोलॉजिकल पर्पस के लिए करते हैं, क्रेनियल नर्व हो या कोई भी हो, जस्ट लाइक एसएलआर हम करते हैं स्टैटिक नर्व टेस्ट के लिए, वो एक असेसमेंट टेस्ट है, कोई टेक्निक तो नहीं है। ठीक है, तो लेट्स इनलिस्ट फ्यू एग्जामिनेशन लाइक क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। जितने 12 हैं आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, जितने भी 12 12 क्रेनियल नर्व्स है, लास्ट यू हैव हाइपोग्लॉसल नर्व, जितने भी नर्व्स हैं उन सबके एग्जामिनेशन अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है, राइट स्टार्ट डिपेंड करता है कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मोटर एग्जामिनेशन कि जो नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है, मतलब जिसका मायोटोम की बात कर रहे हैं, उसका मोटर एग्जामिनेशन होगा। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द स्टैटिक नर्व, यू नीड टू चेक द L4-5, बिकॉज उसका नर्व रूट L4-5 S1-2-3 है। तो ये चीजें मोटर एग्जामिनेशन में आ जाती है। सेंसरी एग्जामिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह हम डिस्कस किया था। रिफ्लेक्सेस भी नर्व रूट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइक आपका जो ट्राइसेप रिफ्लेक्स है C7 है। ठीक है, इस तरह करके हर चीज, बाइसेप का C6 ऑफन आता है, नी का होगा L3, L4 होगा नी का। ये रिफ्लेक्सेस भी हैं, इससे आपको मायोटोम भी पता चलेगा। एंड रिफ्लेक्सेस एज वी ऑल नो कि एक इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेस हैं, जब भी वो नर्व रूट डिस्टर्ब होगा, स्टिमुलस होगा, और आपको रिफ्लेक्सेस मिलेंगे। सो दे आल्सो नीड टू बी असेस, और डिपेंड भी करता है कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, सुपरफिशियल है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हैं, डीप रिफ्लेक्सेस हैं, डिपेंड करता है आप कौन से रिफ्लेक्सेस। लाइक द नी जर्क, आपका जो है वो जो बेबल्स की साइन है, वो भी एक किस्म का रिफ्लेक्स ही है जो हम चेक करते हैं, ऑफनली S1-2 को टारगेट करता है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आप पेशेंट को, जाहिर सी बात है, पेशेंट का सीओजी कितना मेंटेन रहता है, तो पेशेंट को सस्पेंशन एक टांग पे खड़ा करना या बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसको वॉक कराना। रोम्बर्ग साइन है जो हम
टेस्ट कराते हैं, लेट्स सपोज आंखें बंद करके उसको उसकी प्रोप्रियोसेप्शन चेक करना, जॉइंट पोजीशन चेक करना, उसे आंखें बंद करके वॉक कराना, इन ऑर्डर टू चेक द प्रोप्रियोसेप्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यू आल्सो नीड टू एग्जामिन। एंड देन सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट, वो भी बैलेंस के लिए आती है, क्योंकि सेरिबेलर जो है वो आपका मेनली इन्वॉल्व है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, जस्ट लाइक सेरिब्रल अटैक्सिया ड्यू टू द सेरिब्रल पाल्सी, नाम ही बता रहा है द पैरालिसिस ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है। एंड देन कॉग्निटिव चेकिंग, अल्टरनेटिव कॉग्निटिव चेकिंग, आप जस्ट लाइक बैलेंस से वाबस्ता तो नहीं है। कॉग्निटिव मतलब व्हेन यू थिंक समथिंग एंड यू अप्लाई एंड डू द एक्शन, दैट इज कम टू द कॉग्निटिव एक्शन। लाइक फॉर तौर पर आप किसी को ओरिएंटेशन कहते हो या मेमोरी रिकॉल कहते हो, लेट्स सपोज आंखें बंद करके या आंखें खोल के आप पेशेंट को कहते हो अपने हाथ बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, दैट रिफ्लेक्ट्स टू अ cognition basically. So when the some actions are performed in the cognition, the very comprehensive and coordinated way, that also can come to the कैटेगरी ऑफ कॉग्निशन। स्पेशलाइज टेस्ट, इसके अलावा अगर आपको लगा कि और चेक करना चाहिए, रेडियोग्राफ्स हो गया, ये चीजें चेक करना चाहो तो दे सकते। ऑटोनोमिक फंक्शन टेस्ट वही है, रिफ्लेक्सेस में आ गए। वेस्कुलर टेस्ट हो गए, लेट्स सपोज वीबीआई के लिए, डीवीटी के लिए आपको स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, दिस इज हाउ। So here are some vascular special tests determined like the duplex ultrasound. तो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड में कंबाइन बेसिकली ट्रेडिशनल अल्ट्रासाउंड जो हम यूज करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड स्पेशली यूज करते हैं विथ डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के जब ट्रेडिशनल अल्ट्रासाउंड मिलता है, उसको डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसका मेन फायदा क्या होता है कि यू कैन विजुअलाइज द ब्लड फ्लो एंड डिटेक्ट द एबनॉर्मलिटीज। अल्ट्रासाउंड यूज करते वक्त, हमारा डोमेन नहीं है, बट जो भी कंसर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होंगे, वो दे कैन विजुअलाइज द ब्लड फ्लो एंड आल्सो कैन डिटेक्ट द abnormality. So it's basically commonly used to evaluate the PAD, the peripheral vascular artery disease, or also can used to evaluate the DVT, etc. Ankle brachial brachial index, ठीक है, ABI, a simple non-invasive test which is used to assess the peripheral arterial circulation, ठीक है, just like in order to diagnose the PAD as well, peripheral arterial disease. आर्ट्रियल डॉपलर नाम ही बताता है आर्टरीज के लिए। सीटी हो गया, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी हो गया, जो ब्लड वेजल्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। एंड देन मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज भी आप उसमें गो थ्रू करते हो, वही रेडियोग्राफ्स आ गए अल्टीमेटली। एंड फाइनली यू मेक अ डायग्नोसिस एंड देन यू डिसाइड द ट्रायल ट्रीटमेंट। सो दीज बोथ जब भी हमने डिस्कस किए, दी डायग्नोसिस एंड ट्रायल ट्रीटमेंट आर द प्रोसेसेस ऑफ द। अब आपको पेशेंट सिम्टम्स है उसको मजीद एवोल्यूट कर लिया आपने, एंड देन साइन मेडिकल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। नाउ द ट्रायल ट्रीटमेंट इज ऑफन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस व्हेन अ डायग्नोसिस अनसर्टेन। अभी भी आपको लगता है कि डायग्नोसिस आपका अनसर्टेन है, लेट्स सपोज, देन यू choose the trial treatment. So there are the multiple possible examination for a patient symptom by the healthcare practitioner. They can may initiate that they may initiate the trial treatment in order to reach that can help them to confirm their diagnosis या they to confirm their preliminary diagnosis. जो diagnosis uncertain है उसके लिए ट्रायल ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रायल ट्रीटमेंट ऐसे भी हो सकता है कि चेक करने के लिए कि लेट्स सी एक पेशेंट की हिस्ट्री मिल गई जो आपको डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचा रही, दूसरे पेशेंट की हिस्ट्री भी सेम है, यू कैन गो फॉर अ ट्रायल सिंपली, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग आर इम्प्लीकेट ज्वाइंट कंडीशन, दैट इज द ट्रीटमेंट। आप उसकी हिस्ट्री को कंफर्म करते हो एंड देन यू कैन फॉलो द ट्रायल ट्रीटमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू वाइल द ट्रायल ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइड द वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, नो डाउट, बट दे शुड बी कंडक्टेड जुडिशियली, मतलब अकॉर्डिंग टू द जो लीगल प्रैक्टिस है और केयरफुल कंसिडरेशन है, वो जरूर फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक दो पेशेंट की सेम हिस्ट्री है लेकिन एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट दोनों का मुख्तलिफ है। तो डायग्नोसिस एंड ट्रायल ट्रीटमेंट दे आर द वेरी इंटीग्रल पार्ट। डायग्नोस्टिक कंफर्म करने के लिए, सर्टेन करने के लिए स्पेसिफिकली वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पे आपका डायग्नोसिस बेसिकली क्लियर नहीं है। तो इन ऑर्डर टू रिकन्फर्म योर डायग्नोसिस, इन ऑर्डर टू गेट द सर्टेनिटी इन योर डायग्नोसिस, यू गो फॉर डायग्नोसिस एंड द ट्रायल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो द एडिशनली इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन, वो तो ऑब्वियसली बात है, बिफोर यू अप्लाई एनी a single procedure, not to only make a diagnosis, but if you are just asking a question from the patient, you must need to confirm, uh, need to consent the patient. So this was all about the chapter 4, and I'm soon going to upload this one, and then we will proceed the chapter 5. Till then, thank you so much, and don't forget to put your feedback. Don't forget to put your comments regarding this chapter as well, and regarding this book initiation. If you just like this book series, then don't forget to subscribe and share my channel, and also don't forget to put my comment on my social media platform named with the center of my mental. Thank you so much.